गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अभी हमारा एनपीवी के ही आगे के थोड़े से और लेवल को आज हम बढ़ाएंगे, थोड़े से और टफ क्वेश्चंस हम आज करने जा रहे हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई मैंने होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों ने किया हो तो कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए, वरना आइए करते आगे। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4.20 पे आइए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आइए पढ़ते हैं इसको। चलिए बच्चों, P Limited has a machine having an additional life of 5 years, which costs rupees 10 lakh and has a book value of 4 lakh. तो 10 लाख की कभी वो थी, आज वो 4 लाख की उसकी बुक वैल्यू है। A new machine costing rupees 20 lakhs is available. आज एक नई मशीन 20 lakhs की अवेलेबल है। Though its capacity is same as that of the old machine, it will mean a saving in variable cost to the extent of 7 lakh per annum. मतलब वैसे तो सब कुछ सेम चलेगा पुरानी और नई मशीन का, लेकिन हाँ, इस नई मशीन की वजह से 7 लाख रुपए की हमारी एक सेविंग हो जाएगी। और मैंने आपको कल ही बताया था कि पैसे का ना जाना पैसे का आना ही होता है। तो बेसिकली 7 लाख रुपए क्या हो गए हमारे कैश इनफ्लोस। आगे चलते हैं। The life of the new machine will be 5 years, जैसे कि पुरानी मशीन की भी बची हुई लाइफ 5 years है। एंड उसके बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2 लाख रुपए रह जाएगी। तो मतलब जो 20 लाख की मशीन है वो 2 लाख रुपए की रह जाएगी आफ्टर 5 years। एक सेकंड बच्चों, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% है और हमें 12% की डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर हम ओल्ड मशीन को आज बेचते हैं तो वो 1 लाख की बिकेगी, लेकिन उसकी 5 साल बाद कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं रहेगी। एडवाइस पी लिमिटेड वेदर और नॉट द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, क्या हमें बेचनी चाहिए? कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री है और हमें इग्नोर करना है इस लाइन को। बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इग्नोर income tax saving on additional depreciation as well as loss due to the sale of existing machine। तो हमें ये इस पूरी लाइन को हाईलाइट करिए। देखो इसके दो जगहों पे इंपैक्ट आएगा और दो जगहों पे इंपैक्ट देखते हैं। पहले तो मैं आपको अपना बना के दिखाता हूँ फॉर्मेट कैसा होगा इसका। स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द, देखो जहां पे हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम लिख सकते हैं ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रपोजल्स। 5 कॉलम की वही टेबल, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर टाइम, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर अमाउंट एंड फिर प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, 0 पीरियड पे 1 है, 20 लाख की है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। देखो बच्चों, अभी इसमें लिखा हुआ है कि हमें कैपिटल गेन वगैरह इग्नोर करना है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। अदरवाइज अगर ये लिखा होता कैपिटल गेन वगैरह तो मैं इसकी वर्किंग नोट बनाता, क्योंकि इसमें थोड़ा मेस्ड अप हो जाता। लेकिन अभी इजीली कर सकते हैं। आज वो 1 लाख की बिक सकती है, तो बस ठीक है, इस पे 1 लाख का बेच देते हैं यहां से। ये आ गई हमारी 19 लाख और इस 19 लाख को मल्टीप्लाई किया जब हमने 0 और 1 से, तो ये हमारा आ गया 19 लाख। तो हमारे पीवीसीओ यही हो गए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ठीक है,
चलिए अब कैश इनफ्लोस निकालते हैं। कितने साल का प्रोजेक्ट है? 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और सेम ही चलेगा हर साल। तो हम लिखते हैं कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 1 to 5। जो भी हमारा पीवीएफ फैक्टर होएगा, हमारी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 12% का जो भी पीवीएफ फैक्टर होएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सीएफएटी हम निकालते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी निकालते हैं सीएफएटी, हमारा कितना आएगा। फिर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारा जो टर्मिनल वैल्यू है वो देखते हैं। 5 साल के बाद हमारी जो नई मशीन है वो कितने की बिक सकती है? 5 साल के बाद जो हमारी नई मशीन है वो 2 लाख की बिकेगी। ये 2 लाख आ गया, ठीक है कि नहीं। 5 साल के बाद हमारी नई मशीन 2 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। बस ये हमारा दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, पीवीसीआई, और इनमें पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करके एनपीवी आ जाएगा। अब मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा कि इसके हमने कैश फ्लोज कैसे निकाले। मैं आपको कैश फ्लोज निकालना सिखाऊंगा। आप उससे पहले इसको कॉपी करिए जल्दी से, इस फॉर्मेट को कॉपी करिए जल्दी से। चलिए अब सीएफएटीज निकालते हैं। देखिए क्या दे रखा है, हमारी 7 लाख की सेविंग्स होगी कॉस्ट में। तो सेविंग्स इन कॉस्ट 7 लाख, इसको हम सीएफबीटी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस सीएफबीटी में से हमें माइनस करना चाहिए था डेप्रिसिएशन, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिख दी है दैट इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट करते। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, क्योंकि उसमें लिख दिया है दैट इग्नोर द इनकम टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं या सीएफबीटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस की नहीं, माइनस करेंगे इसमें से टैक्स। टैक्स का क्या परसेंट है? 40% है। तो 7 लाख का 40% माइनस किया तो ये 2,10,000 आ गया। और इसके बाद हमारे पास आ गया कैश फ्लोज या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने ऐड ही नहीं की इसमें, माइनस ही नहीं की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,90,000, और ये 4,90,000 आपकी मेन टेबल में चला जाएगा। तो बेटा ये नया पॉइंट था, मतलब ये नया पॉइंट था कि इसमें डेप्रिसिएशन हमने इग्नोर की है, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो हम ऐसा नहीं करते।
इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में दोनों चीजें है, डेप्रिसिएशन भी है और कैपिटल गेन भी है। तो वो कर एक सेकंड वो करते हैं, उससे पहले आप इसको कॉपी करो। हाँ जी, पूछो, डाउट पूछो। टैक्स 30% दिया ना। कितना टैक्स, कितना है टैक्स? 30 नहीं नहीं बेटा, टैक्स कितना है? हाँ ठीक है, सॉरी सर 30, सॉरी। चलो जल्दी से कॉपी करिए इसको। जल्दी करिए। चलिए बच्चों, ये तो इजी था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें सारे की सारी चीजें हमें करनी है। देखिए देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन और न्यू मशीन एंड गेन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीन आर आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स एट 30%, और जो न्यू मशीन की स्क्रैप वैल्यू है वो भी 3 लाख हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए अब हमें क्या करना है। जो हमारी टेबल रहेगी, जो हमारी टेबल थी जिसमें हमने कैश आउटफ्लो लिखा था, तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 20 लाख लेस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, टर्मिनल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, वो टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला चेंज तो ये है, फर्स्ट चेंज तो ये है कि जब आप ओल्ड मशीन की टर्मिनल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू निकालोगे तो टर्मिनल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन देखते हैं। बुक वैल्यू कितनी है ओल्ड मशीन की? बुक्स में ये मशीन कितने की है? बुक्स में ये मशीन पहुंच चुकी है 4 लाख की, और इसको हम आज बेच कितने का रहे हैं? इस मशीन को हम आज बेच रहे हैं 1 लाख का, ठीक है ना। इस मशीन को हम आज बेच रहे हैं 1 लाख का। तो सर 3 लाख नहीं होगा? सर 3 लाख नई मशीन है, रीड करो सर, रीड करो। 3 लाख जो है वो आपकी नई मशीन है, नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख, जो पहले 2 लाख थी अब 3 लाख हो गई। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओल्ड मशीन का वही है। तो ये आपका इसका मतलब कैपिटल लॉस हो गया 3 लाख का, कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल लॉस में हमारी टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। टैक्स सेविंग 30% के हिसाब से, 30 है ना, 40 तो नहीं हो ना, 30% के हिसाब से 9 लाख और सॉरी 90,000, यस और नो। तो हमारी नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख आया, सॉरी 1 लाख आया, 1 लाख प्लस 90,000, तो कितना हो गया? 1,90,000। तो ये जो है अपने जो टेबल बनाइए और उसमें जो लेस करेगी वैल्यू, हाँ जी बच्चों, जो टेबल बनाइए और जो उसमें लेस करेगी वैल्यू वो 1 लाख नहीं लेस होगी, 1,90,000 होगी। पहला चेंज तो ये हो गया।
जल्दी से कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट चेंज बताता हूँ। सर हाँ जी, एक बार फिर से बता दो। क्या ये वाला? जो अभी तक कराया है। अभी तक बेटा मैंने एक क्वेश्चन ही शुरू किया था, यही वाला क्वेश्चन शुरू किया था। रीड करो क्वेश्चन को। लेट क्यों आया बेटा? रीड करो, अभी तक ये एक ही क्वेश्चन शुरू किया था, उसका फर्स्ट पार्ट किया था। देख आ जाएगा समझते हुए। वरना नेक्स्ट क्वेश्चन से करना है, इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो बच्चों, ये पहला चेंज था। अब हम दूसरा चेंज करते हैं, जो हमारे CFATs निकले उसमें भी चेंज होएगा, तो यहां देखिएगा। सेकंड चेंज, कैलकुलेशन ऑफ CFATs, सेविंग्स इन कॉस्ट 7 लाख, लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखो, अब देखो न्यू मशीन की कितनी है वो देखते हैं, माइनस ओल्ड। तो न्यू मशीन 20 लाख की है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद 3 लाख है सेकंड पार्ट में, डिवाइड बाय 5। ओल्ड मशीन की वैल्यू है 4 लाख और स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद 0 है, डिवाइड बाय 5। तो ये कितना कितना हो गया देखते हैं। 17 लाख डिवाइड बाय 5, 3,40,000 माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 5, 80,000। तो ये आ गया 2,60,000। हमारे पास आ जाएंगे कैश फ्लोज बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एट 30%, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 3,08,000 प्लस डेप्रिसिएशन, सॉरी ये आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको PBT बोलेंगे, माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा आ जाएगा 260,000। तो ये हमारा आ गया कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 5,68,000। तो ये 5,68,000 आपका जाएगा टेबल में, सेकंड चेंज। और थर्ड चेंज क्या है बच्चों? जो आप लास्ट में टर्मिनल वैल्यू लिखोगे, न्यू मशीन की टर्मिनल वैल्यू, वो 2 लाख की जगह 3 लाख लिखोगे। वो वैल्यू 2 लाख की जगह 3 लाख लिखोगे। तो 3 चेंजेस है। पहला रिप्लेस ओल्ड मशीन में से रिप्लेसमेंट में, दूसरा ये और तीसरा ये। मनन समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए इसको बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करो। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कंप्लीट करिए।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Come to question number 4.26 का ये 4.26 आइए रीड करते हैं। ABC sorry the income statement of X Limited for the current year is as follows। आपको सेल्स दे रखी है 7 लाख की, आपको कॉस्ट दे रखी है, एक मिनट बच्चों रीड करना शुरू करिए, एक मिनट। ओके तो आपको सेल्स दे रखी है 7 लाख की, आपको कॉस्ट दे रखी है मटेरियल 2 लाख का, लेबर दे रखी है आपको 2.5 लाख की, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 80,000 और आपको डेप्रिसिएशन दे रखी है 70,000, ईबीआईटी दे रखा है 1 लाख, टैक्सेस में माइनस कर रखे 30,000 और प्रॉफिट दे रखा है 70,000। एक तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखी है, बट क्या ये सही है वो हम देखेंगे। द प्लांट मैनेजर proposes to replace an existing machine by another machine costing rupees 2,40,000। तो जो मैनेजर है वो अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहता है किसी और मशीन से जिसकी कॉस्ट राइट 2,40,000 है, और जो न्यू मशीन है उसकी 8 साल की लाइफ होने वाली है और उसके बाद उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट न्यू मशीन विल रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय 50,000। तो जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो हमारी 50,000 से कम हो जाएगी, मतलब अब 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। द ओल्ड मशीन विल रियलाइज 40,000, आज अगर वो बिकती है तो 40,000 मिलेगी उसके, ओके। इनकम स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन बिकॉज द वन दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। तो मतलब ये जो डेप्रिसिएशन दे रखी है 70,000 ये ओल्ड मशीन की नहीं है, ये कोई और ही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एज द सेम हैज बीन फुली डेप्रिसिएटेड, वो डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसकी, okay okay। it is believed that there will be no change in other expenses and revenue of the firm due to this replacement। हमें जो चाहिए 10% की रिटर्न चाहिए और 30% हमारा वो है कंपनीज इनकम टैक्स रेट है। शुड द कंपनी बाय, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना, ओके। तो आइए समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने वही टेबल बनाएंगे, वही 5 कॉलम, ठीक है ना, वही 5 कॉलम। आइए कैश आउटफ्लोस 0 पीरियड में 1, कितने की न्यू मशीन जो है हमारी कितने की बिक रही है, सॉरी कितने की आ रही है न्यू मशीन, द कॉस्ट इज 2,40,000। ओल्ड मशीन कितने की हमारी, ये तो हो गया कैश कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन हमारी बिक रही है आज 40,000 की, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो 40,000 की है, ठीक है। अब इसमें बुक वैल्यू ये ना ये चीज देखनी है कि इसमें बुक वैल्यू तो दे रखी कि वो कितने है। सर बुक वैल्यू तो 0 है ना। नहीं बुक वैल्यू तो 0 है, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो हमें इग्नोर करना है कि नहीं करना, ये देख रहा हूं मैं। इन्होंने ना इग्नोर करके इन्होंने, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक, तो वो लिखा नहीं है तो हम नहीं करेंगे ना इग्नोर उसको। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ वर्किंग। ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 0, ठीक है ना। ओल्ड मशीन फुली डेप्रिशिएटेड हो रखी है, लिखा हुआ है कि ओल्ड मशीन हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड, फुली डेप्रिशिएट
फुली डेप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब वो जीरो हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू जीरो है और सेल वैल्यू कितनी है 40,000, तो इसका मतलब कैपिटल गेन हो गया 40,000 का, और कैपिटल गेन पे टैक्स लगाएंगे, टैक्स रेट कितना है 30%, तो कितना हो गया 12,000। तो इसका मतलब हमारी नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी पड़ी, 40,000 आए और 12 चले गए, तो कितनी पड़ी 28,000। शिवानी समझ में आ रहा है सारा, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2,40,000 में से 28,000 जो भी आएगी वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है ना। चल ये भी कॉपी कर दीजिए जल्दी। अब आते हैं, कोई और आउटफ्लो तो है ही नहीं, सॉरी आउटफ्लो तो है ही नहीं हमारे, अब सीधा आते हैं कैश इनफ्लोस पे। 5 साल का प्रोजेक्ट है ना ये, 8 साल का, तो 8 इयर्स के लिए हम अभी क्या निकालेंगे CF80s, वो अभी निकालते हैं। और उसके बाद उसने नई मशीन की कोई स्क्रैप वो है सैलवेज वैल्यू नहीं, तो इसकी भी कोई टर्मिनल वैल्यू तो है ही नहीं, नील है टर्मिनल वैल्यू तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो बस ये पीवीसीआई हो जाएगा हमारा, ये पीवीसीओ है और ये पीवीसीआई हो जाएगा। पहले इतना फॉर्मेट कॉपी करिए फिर CF80s निकालते हैं। मैं यहीं पे ही बना देता हूं। देखो बच्चों, हमें अब अपने CF80s निकालने हैं, तो जो इनकम स्टेटमेंट हमें दे रखी है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हो रहा है, ठीक है, वो तो ओल्ड मशीन पे भी हो रहा है न्यू पे भी हो रहा है। हम तो सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि नई मशीन के आने की वजह से क्या हो रहा है। तो नई मशीन के आने की वजह से हमारी सेविंग्स हो रही है लेबर कॉस्ट की, और कितनी हो रही है सेविंग्स लेबर कॉस्ट की, हमारी सेविंग्स हो रही है लेबर कॉस्ट की 50,000। लेकिन हमारी न्यू मशीन में डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगी, लेस डेप्रिसिएशन, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। अब न्यू की बात करें तो वो मशीन कितने की है 2,40,000, स्क्रैप वैल्यू उसकी 0 है, डिवाइड बाय 8, और ओल्ड मशीन फुली डेप्रिशिएटेड हो ही चुकी है तो -0, ठीक है कि नहीं। अब 2,40,000 को डिवाइड बाय 8 किया तो कितना हो गया 30,000, ठीक है कि हाँ 30,000 हो गया ना ये, ठीक है। अब इसको माइनस किया, हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 माइनस टैक्स एट 30%, तो हमारे पास आ गया 6,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 14,000 एंड डेप्रिसिएशन 20,000, सॉरी 30,000, तो ये कितना हो गया हमारा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 44,000। ये 44,000 आपके चले जाएंगे टेबल में, ठीक है ना। ये 44,000 आपके चले जाएगी टेबल में, बस हो गया। बताइए समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज।
चलिए बच्चों, तो इजी क्वेश्चन था। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी है वो और थोड़ा अच्छा भी है, कॉन्सेप्ट्स का सारे रिवाइज हो जाएंगे उसमें। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4.27 पे आइए। 4.27। सर एक मिनट रुक जाओ। ओके सॉरी। सर कर लो, करना दो। ठीक है, चलिए आइए। तो आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिए 4.27 को, ये तो इजी था। ओके, मैं रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ रीड करिए। Strong Enterprises is a manufacturer of high quality running shoes. Mr. Daslin, president, is considering the company's ordering, inventory and billing procedures. He estimates that the annual saving from computerization will include, computerization करना चाहते हैं वो, will include a reduction of 10 clerical employees. तो जैसे हम computerization करेंगे, ओके जैसे ही हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, बच्चों आ रही है आवाज, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। तो जैसे हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, उससे 10 एम्प्लॉइज हम हटा सकते हैं जिनकी सबकी सैलरी 15,000 है। 8,000 रुपए हमारे कम हो जाएंगे प्रोडक्शन के डिलेज से, और हमारे 12,000 कम हो जाएगी लॉस्ट सेल्स ड्यू टू इन्वेंटरी स्टॉक आउट्स, और 3,000 हमारे कम हो जाएगी बिलिंग प्रोसीजर जो टाइमली अब हो जाएगा। तो 4 तरीके की सेविंग्स हो जाएगी। परचेज है, परचेज प्राइस ऑफ दिस न्यू सिस्टम इज 2 लाख और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 50,000। दीज outlays will be capitalized on a straight line value to a book value to a zero book value। ठीक है, तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें 2.5 लाख को डेप्रिशिएट करना है, और उसकी 5 साल बाद सैल्वेज वैल्यू भी जीरो ही है। अच्छा, और इसकी वजह से, लेकिन ये कॉस्ट सेविंग्स तो हो गई, बट हमें 2 नए स्पेशलिस्ट भी रखने पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम रिक्वायर्स 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जिनकी सैलरी 40,000 पर पर्सन होगी एनुअल, और मेंटेनेंस कॉस्ट 12,000 रुपए की और बढ़ जाएगी। The company's tax rate is 30% और required rate of return is 12%। ठीक है, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के अलग अलग तरीके के कैश फ्लोज बताओ। तो पहले मैं टेबल नहीं बना रहा, इसमें मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ। इसमें पहले मैं कैश फ्लोज निकालता हूँ, जिससे कि फिर टेबल में आराम से मैं उसको बना पाऊँ। तो पहले कैश फ्लोज निकालते हैं। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो की बात करते हैं। तो आउटफ्लो तो सीधा सीधा 2.5 लाख है, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं हो रही इसमें। 2 लाख के कंप्यूटर है और 50,000 की इंस्टॉलेशन है, काम खत्म हो गया। मैं शुरू करता हूँ CF80 से। CF80 निकालता हूँ। तो सेविंग्स हमारी हो रही है, सेविंग्स इन कॉस्ट। किस किस चीज की सेविंग्स हो रही है हमारी, देखिए जरा। तो देखो, सब 2 तो हमारे ये है, तो मतलब 2 तो हमारे है ये एम्प्लॉइज है, इनकी 15,000 की सेविंग है। 15,000 रुपए, सॉरी 10 एम्प्लॉइज कम हो जाएंगे, 15,000 ईच। तो ये हमारी 1.5 लाख की हो गई। इसके अलावा 8,000 हमारे और कम हो जाएंगे। इसके अलावा 12,000 और कम हो जाएंगे, और 3,000 और कम हो जाएंगे। तो टोटल जो हमारे कम हुए वो हो गए 1,73,000। लेकिन हमारी कुछ कॉस्ट बढ़ेगी भी, तो इंक्रीज इन कॉस्ट भी तो है। तो क्या बढ़े, एक तो हमारी सैलरी जाएगी, वो कितनी है 40,000 ईच, एनुअल है, तो 80,000 हो गया। और एक मेंटेनेंस फीस जाएगी 12,000 की।
अब हमारा कितना हो गया ये, अब ये हमारा हो गया 173 माइनस 92, 81,000 CFBT माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 2.5 लाख की जो है, और कितनी साल की लाइफ है इसकी, इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, कहां लिखा है ये, 5 इयर्स, तो 5 इयर्स इसकी लाइफ है ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 50,000, तो हमारे पास आ गया पीबीटी, कितना आ गया पीबीटी 31,000, टैक्स माइनस किया एट द रेट ऑफ 30%, 9300 आ गया, तो हमारे पास पीएटी आ गया 21,700, ऐड किया डेप्रिसिएशन 50,000, तो हमारे पास आ गया 71,700। बताइए बच्चों, सबको समझ में आ गया 71,700 कैसे आया? ठीक है ना, तो ये तो हमारे कैश फ्लोज हो गए, और टर्मिनल है ही नहीं क्योंकि 5 साल बाद तो वैल्यू 0 है, तो पहले तो आप इतना नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। ये समझ आ गया हमने कैसे निकाले, पहले इतना नोट डाउन करिए फिर आगे इसकी टेबल बनाते हैं एनपीवी की। हो गया बच्चे, हटा दूं? सर 1 मिनट रुक जाओ। चलिए बच्चों, अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एनपीवी बनाएंगे, वही आप बना सकते हैं, खुद बनाइए, आप 5 कॉलम्स की टेबल बनाइए, पीवीसीओ में लिखिए, कैश फ्लोज आउटफ्लोज में लिखिए 2.5 लाख जो कॉस्ट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, पीवीसीओ आ गया, फिर पीवीसीआई में लिखिए 1 to 5 71,700 से मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकालिए, टर्मिनल वैल्यू 0 है, दे रखा है क्वेश्चन में, टर्मिनल वैल्यू 0 है। मुस्कान समझ आ रहा है सारा? Yes, sir. चलिए बच्चों,
जल्दी से करिएगा। उसी उसी से आपका पीआई से भी करना है इसी क्वेश्चन को। तो जब आपके पास पीवीसीओ और पीवीसीआई है तो आप पीवीसीओ और पीवीसीआई को यूज करके पीआई से भी वैल्यू निकालिए। चलिए बच्चों, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Find the project cash flows and NPV assuming that the system can be sold for 25,000 at the end of 5 years, even though the book salvage value will be zero and that capital gain is subject to tax. बच्चों इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस पार्ट को हम देखने जा रहे हैं। इस पार्ट को हम फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों इससे, इस लाइन से दो जगहों पे चेंजेस आएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इस कंप्यूटराइजेशन को जो हम कर रहे हैं, इस कंप्यूटराइजेशन से इसकी 5 साल बाद 25,000 रुपए इसकी सैल्वेज वैल्यू होगी। 5 साल बाद इसकी 25,000 रुपए की सैल्वेज वैल्यू होगी। हालांकि डेप्रिशिएट जो है वो हम 100% डेप्रिशिएट कर देंगे। एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को, क्या लिखा मैंने। Find out the project cash flows and NPV assuming that the system can be sold for 25,000 at the end of 5 years, even though the book salvage value will be zero, और ये जो capital gain है that will be subject to tax। तो देखो बच्चों, हम पूरा डेप्रिशिएट कर देंगे इसको 100%, लेकिन वो बिक सकती है 25,000 के 5 साल बाद, ये वो कह रहा है। इससे दो जगहों पे चेंज आना चाहिए। यहाँ देखिए, पहले समझिएगा, अभी कॉपी मत करने बैठ जाना। सबसे पहले तो हम जो CFATs निकाल रहे थे उसमें चेंज आना चाहिए। देखो कैसे, एक बार जल्दी से मेरे को बताना वो कितना था हमारा कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, कितना था हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कितना था सेम ही बताओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अभी तो इससे पहले वाले पार्ट में गया था ना, कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना था 81,000। 81,000, ठीक। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते। अब देखो 2.5 लाख में से वो कह रहा है कि 25,000 की वो बिक सकती है, ठीक है, डिवाइड बाय 5। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें लिख दिया है कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो जीरो ही करनी है। बुक वैल्यू जीरो ही करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी स्क्रैप, ये जो बुक वैल्यू इस फॉर्मूले में लेंगे, इस फॉर्मूले में जो हम बुक वैल्यू लेंगे वो जीरो ही लेंगे। इसका मतलब ये 50,000 ही रहेगा। अगर ये लाइन ना लिखी होती कि उसकी बुक वैल्यू निल होगी तो हम यहाँ पे 25,000 डालते। बच्चों बताओ ये पॉइंट समझ में आया? सॉरी, यहाँ पे हम 20,000 जो भी है वो डालते 25,000। बताइए ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? शिवानी, मनन, हर्षिता, ठीक है। तो ये एक चेंज होना चाहिए था जो हुआ नहीं। अब जो चेंज है वो मैं बताता हूँ। देखिए टर्मिनल वैल्यू हम लिखते हैं ना, जब कैश इनफ्लोज में टर्मिनल वैल्यू लिखते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स होएगा क्या टर्मिनल वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आया। अभी तक हमने 2-3 दिन इतने सारे क्वेश्चंस किए लेकिन ये चीज कभी नहीं आई। आफ्टर 5 इयर्स क्या होएगा, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू तो निल हो जाएगी। एक एसेट होएगा जिसकी बुक वैल्यू तो निल हो जाएगी, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू या सेल वैल्यू कह लीजिए, सेल वैल्यू 25,000 होगी। 25 है ना, जिसकी सेल वैल्यू 25,000 होगी।
हाँ जी, तो इसका मतलब 5 साल बाद क्या होएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, 25 आएगा, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा 30% का, तो 25 आएगा, 30% कितना हुआ, 25 50 7,500। इसका मतलब मेरे को नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, 25,000 तो मेरे पास आएंगे और 7,500 मेरे पास से चले जाएंगे, तो मेरे पास नेट कितनी हो जाएगी 17,500। तो ये चेंज समझ में आया कि आपकी जो टेबल बनेगी कैश इनफ्लोज में सीएफएटीज आएंगे और सीएफएटीज के नीचे आएगा टर्मिनल वैल्यू और वो 25,000 ना आके ये वैल्यू आएगी। ये ट्रीटमेंट समझ में आया बच्चों? सर अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर अभी तक इतने सारे हमने क्वेश्चन किए उनमें ऐसा क्यों नहीं किया। बेटा हमने इतने सारे क्वेश्चन में इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि सब में जो हमारी मेथड लग रहा था वो एसएलएम लग रहा था। एसएलएम मेथड में क्या होता है कि जो बाद में स्क्रैप बुक वैल्यू होती है वही स्क्रैप वैल्यू होती है, जो बाद में बुक वैल्यू होती है वही स्क्रैप वैल्यू होती है। तो इसलिए ना कोई कैपिटल गेन होता है ना कोई कैपिटल लॉस होता है, इसलिए हमने ये सारा नहीं किया था। इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू 0 है, स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है या सेल वैल्यू ज्यादा है या कम भी हो सकती है, ज्यादा है कम, तो हमें ये निकाल के करना पड़ा। एक चीज ध्यान में रखिए, WDV के जब अगर WDV का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें ऐसी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि WDV में जो बुक वैल्यू है वो कभी भी मतलब बुक वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होती पहली बात, और हो सकता है कि बुक वैल्यू और जो 5 साल बाद 10 साल बाद की सेल वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। तो अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू अलग अलग है तो हमें ये वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। ये वर्किंग समझ में आई आपको? पहले मेरे को सब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सबको ये बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर अभी एक और पार्ट बचा इसी क्वेश्चन का, वो भी करेंगे। सर इसमें CFAT तो सेम ही रहेगा ना? CFAT इस क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। मैंने बस बताया था, ये बता रहा था कि ये वर्किंग हो सकती थी अगर वो लाइन ना लिखी हो, लेकिन इसमें CFAT में कोई चेंज नहीं। ओके। चलिए बच्चों आइए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। हटा दूं? आइए इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। Find the project cash flows and NPV assuming that the book salvage value for depreciation purpose will be 20,000 even though the machine is worthless in terms of its resale value and that such loss is allowed for tax purposes। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपका मतलब हम उसको 20,000 की बुक वैल्यू मान के डेप्रिशिएट करेंगे और 6 साल बाद लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दो जगहों पे चेंज होएगा, यहाँ पे दो जगहों पे चेंज होएगा। सबसे पहले तो हमारा CFATs निकालने में चेंज आएगा। वन टू फाइव मतलब 1 to 5 years। बच्चों कितने थे मैं भूल गया, वैसे बताना। कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितने थे? 81,000। 81 थे ये? यस सर। 81,000 लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ इसमें चेंज हो जाएगी 2,50,000 माइनस 20,000 क्योंकि वो बुक वैल्यू है।
और 20 है ना, हाँ 20,000 डिवाइड बाय 5,000, 5 सॉरी डिवाइड बाय 5। शुभम समझ में आ रहा है? हाँ जी शुभम, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक, तो डिवाइड बाय 5 किया तो ये हो जाएगा हमारा 2,46,000। तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35,000 लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड डिप्रिसिएशन कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ये देखिए ये चेंज हो गए 70,500 के कैश फ्लोज आए। पहला चेंज तो ये हो गया। अब मेरे को सेकंड चेंज भी करने दीजिए, फिर बताता हूं। टर्मिनल वैल्यू की जब हम बात करेंगे 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू तो होगी 20,000, सेल वैल्यू होगी निल, तो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस में टैक्स सेविंग हो जाएगी। $6,000, तो ये आपकी अब नेट टर्मिनल वैल्यू क्या हुई? 0 प्लस 6,000, तो ये आपकी 5वें साल की टर्मिनल वैल्यू में आ जाएगा। बताइए बच्चों, दोनों चीज समझ में आई? मुस्कान, दोनों चीजें समझ में आई? Yes, sir. हर्षिता? सर ये बुक सर्विस वाली मतलब बुक वाली हो हाँ जी गया? हाँ जी, मोहित क्या कह रहे हो? बुक सर्विस वाली मतलब बुक वाली हो गया? हाँ, बुक सैल्वेज वैल्यू मतलब बुक वैल्यू। अच्छा। वत्सल समझ में आ रहा है? मनन? हाँ सर। चल जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए बच्चों, आइए हटा दूं। अब आप एक हेडिंग दीजिए, जो सब मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, एनपीवी के क्वेश्चंस अभी करेंगे, बट एक छोटा सा मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है। एक हेडिंग दीजिए, प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइव्स। प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइव्स। प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइव्स। देखो बच्चों, जब हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जब हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनका बेस तो सेम होना चाहिए। अगर मान लो एक प्रोजेक्ट 10 साल का है, एक प्रोजेक्ट 8 साल का है, तो ये तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। इसको कैसे कंपेयर कर दिया हम? ये तो प्रोजेक्ट ही अलग अलग है। तो उसमें भी एक टेक्निक है हमारे पास जिसको लगा के हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4.30, इलस्ट्रेशन नंबर 4.30। आपको दे रखा है आउटले, दो प्रोजेक्ट है एक्स एंड वाई, ठीक है। आउटले दे रखा है एक्स का 40,000 है, वाई का 60,000 है। नेट इनफ्लो दे रखे एक्स से 15,000 आएगा, 16,000 आपको वाई से आएगा। लाइफ दे रखी है 4 इयर्स और 7 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 5,000 एंड 3,000। इवैल्यूएट द प्रपोजल्स ऑन द बेसिस ऑफ 15%। बच्चों पहले तो आप दो काम करिए, आप दो टेबल बनाइए, छोटी छोटी मतलब टेबल बनेगी, दो तीन तीन लाइनों की। दोनों के एनपीवी निकालिए, एक का 4 साल के एनपीवी, एक का 7 साल का, दोनों का एनपीवी निकालिए जल्दी से। दोनों प्रोजेक्ट्स के एनपीवी निकालिए। चलिए बच्चों, अब आपके प्रोजेक्ट एक्स के एनपीवी आ गए। बताना कितना है एनपीवी एक्स का। बताना बच्चों क्या एनपीवी आया है। नहीं निकाला अभी? ये देखो मैं बुक से लिख रहा हूं, बताइए ठीक ठीक निकाला मैंने? बताइए ठीक है क्या ये? बताइए बच्चों ठीक है? सर अभी क्या निकाल हो गया रहे यार? हैं, बता। ठीक है नहीं दोनों? अभी निकाल रहे हैं। अच्छा जल्दी से निकालो, एक्स का ठीक है, वाई का निकाल रहे हैं। निकालो जल्दी से निकालो। सर ठीक है भाई का भी। ठीक है ना, दोनों के सही है, एक बार निकाल लीजिए सब। हर्षदा सही है दोनों? बच्चों अब मुझे पीवीएफ वैल्यू बताइए। पीवीएफ बताइए, इधर 4 साल का और उधर 7 साल का। मुझे पीवीएफ बताइए, इधर 4 साल का उधर 7 साल का। सर 2.855 कितना? 855 और इधर का? 4.16। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट का एनपीवी है ये 4 साल का है, और ये जो प्रोजेक्ट का एनपीवी है 7 साल का है। अगर मैं इसको, हाँ जी बोलो। 4.16 है। कहाँ पे? PVAF 4.16 है। अच्छा 4.16, ठीक। तो अगर मैं इसको, इस एनपीवी को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये 4 साल का पीवीएफ है वो 1 साल का आ जाएगा।
ऐसे अगर मैं इस एनपीवी को इससे डिवाइड कर दूंगा, जो 7 साल का एनपीवी है, अगर मैं उसको 7 साल की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो 1 साल का आ जाएगा। तब जब दोनों 1 साल के आ जाएंगे तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी 5685 डिवाइड बाय 2.85 और यहाँ पे 7688 डिवाइड बाय 4.16, दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। अब ये हमारे दोनों के इक्विवेलेंट एक साल के एनपीवीज आ गए, जो से जिसका हायर है वो सिलेक्ट कर दीजिए, जिसका एनपीवी हायर है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो जब अनइक्वल लाइंस होती है हम एनपीवी को इस तरीके से डिवाइड करके इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकाल देते हैं। चलिए जल्दी से करिए इसको कॉपी। ठीक है बच्चों, हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन करेंगे। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि हमें दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने हैं, दो प्रपोजल्स कंपेयर करने हैं, लेकिन दोनों की इनफ्लोज नहीं दे रखे, सिर्फ आउटफ्लोज दे रखे। जैसे इसमें दे रखा है कि ये प्रोजेक्ट का इनिशियली इतना लगेगा और अगले 3 साल तक इतना इतना पैसा लगेगा, और दूसरे प्रोजेक्ट का इनिशियली इतना लगेगा और अगले 5 साल तक इतना इतना पैसा लगेगा। तो हम कैसे करें, तो हम क्या कंपेयर करें? इनफ्लोज तो है ही नहीं, तो हम क्या कंपेयर करें बताइए बताइए। तो हम क्या कंपेयर करेंगे? आउटफ्लोज कंपेयर करेंगे। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4.28 पे आइए। 29 को कट कर दीजिए, 29 नहीं करनी। 4.28 पे आइए। 4.28 वो भी अनइक्वल लाइंस का ही है। फोर पॉइंट टू एट को एक बार रीड करना शुरू करेंगे। देखो, a company has to make a choice between two identical machines A and B which have been designed differently but do exactly the same job. मशीन ए 7.5 लाख की है और 3 साल चलेगी और हर साल उसको 2 लाख रुपए लगेंगे चलाने में। मशीन बी एक इकोनॉमी मॉडल है जो 5 लाख की है और उसको 2 साल वो चलेगी और हर साल उसके 3 लाख लगेंगे। टैक्सेस है ही नहीं, अगर टैक्सेस ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कुछ करना ही नहीं, क्योंकि माइनस डेप्रिसिएशन हम सिर्फ टैक्सेस के लिए करते हैं। तो आपको बताना है if the opportunity cost is 9%, which machine will you buy? तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मेरे को दोनों के पीवीसीओ निकाल के दिखा दीजिए, दोनों मशीन्स के पीवीसीओ निकाल के दिखा दीजिए 9%। जल्दी से दोनों मशीन्स के पीवीसीओ निकाल के दिखा दीजिए 9%।
बताइए जो वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सही लिखी है मैंने? ये आपकी भी यही आ रही है? हाँ जी बच्चों, सही लिखी, सही वैल्यूज निकली हुई है? हाँ जी। ठीक है, अब देखिए 3 साल 2 साल लाइफ, मैंने दोनों के टीवीएफ लिख दिए। अब इसमें हम क्या निकाल लेंगे? तो इसको इससे डिवाइड करके इक्विवेलेंट एन्युटी, उसमें हमने एनपीवी बोला था, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, तो यही आप डिवाइड करिए इनको। अब जिसकी ये कम होएगी, क्योंकि आउटफ्लो है, जिसकी ये कम होएगी वो हम सिलेक्ट करेंगे, जिसकी ये कम आएगी वो हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आउटफ्लोज है ना कि इनफ्लोज, ना कि एनपीवीज। ठीक है ना, जिसकी ये कम होएगी वो हम करेंगे। बच्चों छोटी छोटी सी 2 टेक्निक्स हमें और करनी है। अभी एनपीवी के 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा, बट वो आज नहीं, वो बाद में करेंगे, थोड़े मुश्किल है वो। पहले आज हम छोटी छोटी 2 टेक्निक्स और करते हैं, इजी इजी। ये हो गया। अब एक अप्रोच का नाम लिखिए, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच बहुत ही सिंपल है, एक मतलब 5 मिनट में समझ हो जाएगी, खत्म हमारी। कम टू, इसको सीधा इलस्ट्रेशन से देखते हैं। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4.31। इलस्ट्रेशन नंबर 4.31 पे आइए। ABC and company is considering 2 mutually exclusive machines X and Y. The company uses certainty equivalent approach to evaluate the proposals. The estimated cash flows and their certainty equivalents for both the machines are as follows. Which machine should be accepted? बेटा इसके बाद क्वेश्चन ऊपर है, थोड़ा सा इसकी ना टाइप सेट, बहुत इस बुक का को कि टाइपिंग समझना ही अपने आप में एक आर्ट है। क्वेश्चन कहीं से चल रहा होता है, कहीं पहुंच जाता है। तो which machine should be accepted if the risk free discount rate is 5%? तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारे जीरो पीरियड में 30,000 रुपए लगेंगे, वो तो आज लग रहे हैं ना, सबको पता है वो तो लगेगा ही लगेंगे। तो 30,000 की सर्टेनिटी कितनी है? 1 है, पूरी 30,000 की सर्टेनिटी 1 है। अब 1 साल बाद जो 15,000 रुपए मिलेंगे, उसके 95%, 95% सर्टेनिटी है कि 95% तो मिलेगा ही मिलेगा, 5% हो सकता है ना मिले। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे फ्यूचर में, आपकी इक्विवेलेंट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स कम होते रहेंगे। 1 साल बाद के 95% है, 2 साल बाद जो 15,000 मिलने हैं वो हो सकता है 85% तो कंफर्म न मिलेगा, उसके बाद 15% का कुछ नहीं पता, उसके बाद 10,070 एंड 65। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो हमारे वो होते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ना, हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स को मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज निकाल लेते हैं। तो इसमें टेबल में एक और कॉलम बनेगा। देखो आप, वैसे अगर एनपीवी निकालना है हमें, तो वही 5 कॉलम की टेबल। आउटफ्लोज में तो वही आ गया सारा, नॉर्मली 0 पीरियड, ठीक है ना। कितना हो रहा है आउटफ्लो? आपका आउटफ्लो हो रहा है 30,000।
ये तो 30,000 आ गया। अब बात करते हैं कैश, ये तो पीवीसीओ आ गया। कैश इनफ्लोस की बात करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे लिखने हैं सर्टेन इनफ्लोस, सर्टेन कैश इनफ्लोस। कितने साल है? 5 साल नहीं, 4 साल। अब जो आपको दे रखा है ना, जैसे 15,000, उनको 15,000 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 इंटू 0.95। जो दूसरे हमारे 15,000 इंटू 0.85, फिर 10,000 इंटू 0.70, क्योंकि हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 10,000 इंटू 65, ये जो वैल्यूज आएगी, अब हमारा डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 5%। ये जो वैल्यूज आएगी, हम 5% डिस्काउंटिंग पे ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अपने पीवीसीआई लिखेंगे और एनपीवी लिखेंगे। तो नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें 15 15 10 10 ना लेके उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएगी वो ले। समझ में आया ये अप्रोच? मनन, मोहित, यस सर। सबको समझ में आ गई? शुभम आपको? एक हाँ जी बार सर। रिपीट कर दो। हाँ बेटा, कहा देखो, ये तो सेम है। देखो तीसरा है कि जो दे रखे हैं उसके आगे सर्टेनिटी एनालिसिस, ये तीसरा इंटू 1 है, तीसरा इंटू 1, ये वाला 1 नहीं, ये तो 1 है प्रेजेंट वैल्यू, ये अलग है। ये तीसरा है कि आगे सर्टेनिटी एनालिसिस में इक्वल कितना फैक्टर दे रखा था? 1 दे रखा था, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी। आगे जितने जितने फैक्टर्स दे रखे हैं, 15,000 के आगे लिखा था 95% है सीई फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि 95% चांस है मिलेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, 15,000 इंटू 95% से मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कि कितने कैश फ्लोज हमारे को मिलेंगे। तो सारे कैश फ्लोज को आप उसके सीई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये फर्क है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। चलो दोनों जल्दी से मशीन एक्स एंड वाई दोनों करो कंप्लीट। हो गया बच्चों?
चलिए बच्चों, मेरी एक बात सुनिए। देखिए अब ऐसा है कि दो क्लास मतलब कल सॉरी परसों आपकी क्लास नहीं हुई थर्सडे को, तो ऐसा है बहुत अच्छे से हमने किए हैं सारे क्वेश्चंस। फ्राइडे तक मैं चैप्टर फिनिश करा दूंगा, तो जिसके इंटरनल में आ रहा है उसका अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। दो क्लास चाहिए मेरे को, एक कल रखूंगा एक फ्राइडे रखूंगा। वो अच्छा, आपके पहले तो होमवर्क नोट डाउन करिए। 3 क्वेश्चंस होमवर्क है, 2 3 2 4 एंड 3 3, 2 3 2 4 एंड 3 3 आपका होमवर्क है। तो कल हमारी क्लास सेम टाइम पे ही होगी, कल हमारी क्लास सेम टाइम पे ही होगी। कल की क्लास मिस मत करना। कल एनपीवी के अगेन 3 क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आज भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए थे, कल भी हमारे सेम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। कल हमारी क्लास सेम टाइम पे 4 से 5:30 बजे, प्लीज मिस मत करना। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? तो थर्सडे को क्लास नहीं होगी, पहले बता दो। आप अपना अगर कुछ करना रखना चाहते हो कोई भी चीज तो आप रख सकते हो थर्सडे को। फ्राइडे को क्लास होगी, फ्राइडे को हम इस चैप्टर को फिनिश करें, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए मिलते हैं फिर कल 4 से 5:30। ओके बच्चों, बाय बाय।